गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 6th सेमेस्टर का। तो इससे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इस बार हम जो देखने वाले हैं वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और प्रबंधकीय लेखांकन। देखिए, बेसिकली जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुख्य रूप से जो है हम डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, व्यवसाय में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, साल के आखिर में जो है अकाउंटिंग ईयर जब ख़त्म होता है तब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसके माध्यम से हम फर्म का जो है प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको हम देखते हैं। उसी प्रकार से बैलेंस शीट के माध्यम से हम जो है फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटी, इसको लाइबिलिटी जो है फर्म के कितने एसेट्स हैं, फर्म की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसी के साथ साथ जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मुख्य रूप से क्या किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मुख्य रूप से एक वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, उस उत्पाद को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है, इस बारे में जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जब देखते हैं तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, उसमें हम जो है यूनिट कॉस्टिंग पढ़ते हैं। हमने यूनिट कॉस्टिंग में देखा है, यूनिट कॉस्टिंग जो है जिसमें हम कॉस्ट शीट बना चुके हैं, जिसमें हम क्या देखे हैं, मुख्य रूप से हमने यही देखा है कि एक वस्तु को बनाने का पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कितना आ रहा है। उसी प्रकार से इतने यूनिट्स जो है 1000 यूनिट्स या 1 लाख यूनिट्स हम बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। उसी प्रकार से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी देखा है कि भाई जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, जिसमें हम जो है बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डील करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन करने की कॉस्ट कितनी आ रही है। उसी प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है जिसमें हम जो है एक पर्टिकुलर जो व्यवसाय है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है मुख्य रूप से जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसमें जो है कॉस्ट कितना आती है वो हम उसमें डील करते हैं। तो मुख्य रूप से जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम जो है एक वस्तु को उत्पाद करने की या किसी चीज़ को बनाने की, उसी प्रकार से हम जो प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एक जो उत्पाद है वो जो नंबर ऑफ प्रोसेस से गुजरता है तो उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी होती है। ठीक है, और हर एक प्रोसेस पर कितनी कॉस्ट होती है, हम ये सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं। तो जब हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मुख्य कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो मुख्य रूप से हम एक वस्तु के उत्पादन को लेकर कितनी कॉस्ट हो रही है इस बारे में हम डील करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस हैं, हमने कि कहाँ से माल परचेज़ किया, कहाँ पर जो है माल, कितने लेबर्स आए, कितने उनको वेजेस दी। ठीक है, उसी प्रकार से डे टू डे बिजनेस में होने वाले जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, आपका रेंट है, ठीक है, उसी प्रकार से कमीशन है, ये सारा चीज़ हम जो है उसमें रिकॉर्ड करते रहते हैं। हमने एसेट्स परचेज़ किया तो एसेट्स जो है वो उसके अमाउंट, उसका एक्चुअल वैल्यू कितनी है। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं आपके फर्नीचर की या मशीनरी की तो फर्नीचर और मशीनरी में जब हम बात करते हैं तो उस पर लगने वाला जो डिप्रिसिएशन है, ठीक है, उस डिप्रिसिएशन को उस फर्नीचर की वैल्यू में से माइनस करने के बाद जो है उस फर्नीचर या मशीन की वैल्यू क्या है। ठीक, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या है, पास्ट जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके बेस पर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, हम कॉस्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ठीक, जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं या फिर हम प्रबंधकीय लेखांकन की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं। बेसिकली जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन का मुख्य रूप से काम क्या होता है। प्रबंधन का मुख्य रूप से, मैनेजमेंट का मुख्य रूप से काम होता है डिसीजन लेने का।
ठीक है। व्यवसाय में अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इन डिसीजंस को लेने के लिए जो है मैनेजमेंट को जो है डे टू डे मैटर्स में जो है डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस वक्त उसे जो है कुछ फैक्चुअल डेटास चाहिए होता है और उन फैक्चुअल डेटास की बेस पर वो डिसीजंस लेता है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि कैश बजट या फिर हमारा जो है फ्लैक्सिबल बजट की बात करते हैं, ठीक है। अब फ्लैक्सिबल बजट हो या कैश बजट हो, ये दोनों जो बजट्स हैं बेसिकली ये जो बनाए जा रहे हैं, कैश बजट जो होता है हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है हम उस पैसे का उपयोग कैसा कर रहे हैं, इस बारे में हम उसमें कैश बजट में देखेंगे। तो पैसा आ रहा है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम वेयर वी विल गेट, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फ्लेक्सिबल बजट्स जो है उसी प्रकार से बनाया जाता है। जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो रेशियो एनालिसिस में अगर हम करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक, तो करंट रेशियो में बेसिकली क्या होता है, उसमें हम यही देखते हैं कि भाई फर्म के एसेट्स जो है वो फर्म की लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए फर्म के पास उपलब्ध मात्रा में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जब हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं या डेटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं तो उसमें भी इसी से संबंधित डिसीजंस लिए, इसी संबंधित जो है फर्म उस डिसीजंस लेती है स्टॉक से रिलेटेड और डेटर्स से रिलेटेड, ओके। तो जब हम बात कर रहे हैं ये रेशियो एनालिसिस की, जब हम बात कर रहे हैं बजट्स की या बजट कंट्रोल की, उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि भाई फर्म जो है उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ फर्म, ठीक है, एक फर्म के लिए सोर्सेज ऑफ फंड्स कहाँ से हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो पैसा है ये कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होंगे। तो वो एस्पेक्ट्स जो है हम कहाँ पर देखते हैं, वो हम फंड फ्लो एनालिसिस में और फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखते हैं कि भाई और उसी में एक एस्पेक्ट हो जाता है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल जो है किस तरीके से हम उसको एस्टिमेट, वर्किंग कैपिटल जो है उसका बारे में हम जानकारी लेते हैं कि करंट एसेट्स कहाँ से आ रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं किस लिए ज़रूरी होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं बिजनेस में डिसीजंस लेने के लिए, व्यवसाय में डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, अब उसमें एक और एस्पेक्ट्स आप ले लीजिए, ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसमें भी फर्म उसी एस्पेक्ट से, उसी से संबंधित जो है डिसीजंस लेती है, पीवीआर रेशियोज होते हैं, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है। तो ये उस वक्त भी फर्म जो है आपके उत्पादन से रिलेटेड और आपके प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड जो है कुछ डिसीजंस लेती है। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रबंधकीय लेखांकन की या फिर आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए कुछ काम करना होता है, मतलब हम कुछ ना कुछ अकाउंटिंग वर्क वहाँ पर करते हैं। तो यही अकाउंटिंग वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसी के दृष्टिकोण से जो अकाउंटिंग होती है उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जिसमें आप मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, आप जो है डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस में होने वाले, व्यवसाय में होने वाले डिसीजंस लेने के लिए आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस पर, कॉस्ट अकाउंटिंग की बेस पर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी बेस पर जो है कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उन स्टेटमेंट्स की बेस पर आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मुख्य रूप से जो है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने के लिए किए जाने वाली अकाउंटिंग है, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मुख्य रूप से मैनेजमेंट में व्यवसाय में मैनेजर्स को लिए डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए जो अकाउंटिंग आप कर रहे हो उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ये तो हमारी लोकल भाषा में होने वाली डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन कुछ जो इससे संबंधित ऑथर्स हैं उन्होंने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया है वो अभी हम इसके बाद देखेंगे। लेकिन पहले अभी हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने जो सिलेबस डिस्कस किया था उस सिलेबस में हमारे 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, और उन 4 यूनिट्स में क्या क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहला आस्पेक्ट उसमें जो है वो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, जो हमारे पहले यूनिट का पार्ट है। पहले यूनिट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इसके फंडामेंटल्स है, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आस्पेक्ट जो है आपका दूसरे यूनिट का जो पार्ट है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें आप कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट देखने वाले हैं। ओके, उसी प्रकार से रेशो एनालिसिस में हम जो है रेशोज़ देखेंगे, ठीक है। ये रेशोज़ जो है आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं, ठीक है, और दूसरे रेशोज़ जो है डिस्कस करेंगे जब हम उसको इन डिटेल देखने वाले हैं, तो वो आस्पेक्ट्स देखेंगे, और फंड फ्लो स्टेटमेंट आप देखने वाले हैं। तो यहाँ ये आपके 4 यूनिट्स में कवर होने वाले 4 चैप्टर्स हैं। बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ इसी से संबंधित नहीं है, सिर्फ इतने ही एस्पेक्ट्स नहीं हैं, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन जब आप एक सेमेस्टर की बात करते हैं, एक सेमेस्टर में जहाँ पर आपको 3 महीने में, ठीक है, एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट का जो बहुत ही जिस्ट है वो सब्जेक्ट का जिस्ट आपको इसमें दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो हमको इसमें कवर करने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिलेबस से रिलेटेड एस्पेक्ट। चलिए देख लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग को किस तरीके से परिभाषित किया गया है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो इसमें हम जो है जे बेट्टी की डेफिनेशन देखेंगे, उन्होंने किस प्रकार से इसे कहा है। प्रबंधन लेखांकन वह शब्द है जिसका उपयोग लेखांकन विधियों, प्रणालियों और तकनीकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्रबंधन लेखांकन क्या है, ये एक शब्द है, ओके, लेकिन किस लिए हो रहा है ये लेखांकन विधियों, ठीक है, जो आपके अकाउंटिंग जो विधियां हैं वो, उसी प्रकार से उसकी जो प्रणालियां हैं और तकनीकें जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किया जाता है जो विशेष ज्ञान और क्षमता के साथ। ओके, अब ये जो हम कर रहे हैं प्रबंधन लेखांकन जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि डिसीजन मेकिंग करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग किस दृष्टिकोण से की जाती है। डिसीजन मेकिंग जो हम करते हैं, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोगों ने इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। एक फर्म जब इस्टेब्लिश होती है और फर्म जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक ही दृष्टिकोण होता है, वो हमारा क्या है कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है, लॉस को मिनिमाइज करना है, लॉस नहीं रखना है। और उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए दूसरे बहुत सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये सारे काम हम किस लिए कर रहे हैं, क्या है इससे, ये ज्ञान और क्षमता का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं हम किस लिए, लाभ को बढ़ाने के दृष्टिकोण से। हमारा उद्देश्य क्या है, मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है कि हम जो है प्रॉफिट को क्या करें, इंक्रीज करें, लाभ को बढ़ाने और नुकसान को कम करने से, ठीक है। तो नुकसान को हमें क्या करना है, कम करना है, और प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है। करने के अपने कार्य में प्रबंधन की सहायता करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग का इस प्रकार से उपयोग करें ताकि प्रॉफिटेबिलिटी को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, और लॉस को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन का सारांश यही है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग का ही एक प्रकार है जिसमें मैनेजमेंट व्यवसाय से रिलेटेड क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। और ये डिसीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉस को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गई हमारी जे बेट्टी की दी हुई डेफिनेशन। उसी प्रकार से एंटोनी का भी कुछ कहना है, चलिए देख लेते हैं वो क्या बोलते हैं। प्रबंधन लेखांकन जानकारी से संबंधित है जो प्रबंधन के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है अकाउंटिंग को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हैं, तो वही आपका क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जहाँ तक अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इट्स नॉट कंपल्सरी। फाइनेंशियल अकाउंट जो होते हैं उसको प्रिपेयर करना एक फर्म के लिए, कंपनी के लिए क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि वो किस लिए किए जा रहे हैं, वो किए जाते हैं एक्सटर्नल पीपल्स के लिए। जब एक कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करती है तो वो उस फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है
वो शेयर होल्डर्स को होती हैं कि भाई फर्म जो कंपनी है, इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, कंपनी के एसेट्स क्या है, कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी कंसर्न होती है, बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी द गवर्नमेंट गेट्स द टैक्सेस, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो क्यों लेकर अब किसी फर्म के अकाउंट से उसको ज़्यादा कंसर्न होती है, वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ठीक है। अगर आपको इसकी सही आय पता रहेंगी तभी तो टैक्स की लायबिलिटी आप सही तरीके से कैलकुलेट होंगी, ओके। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उसी प्रकार से शेयर होल्डर्स जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके दृष्टिकोण से, ओके, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपलसरी, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है, ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं ताकि आप बिजनेस को और स्मूथली क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, आप अपने फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करें और लॉस को मिनिमाइज करें, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपलसरी बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ कंपलसरी, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, कंपलसरी होता है, ये करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने की ज़रूरत इतनी ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ एट प्रेजेंट अ रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजिंग अ गुड बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए आज ये एक ज़रूरत बन चुकी है, कंपलसरी ये नहीं है। चलिए अब इसके हम जो देख लेते हैं कि प्रबंधकीय लेखांकन की प्रकृति क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले तो ये लेखांकन जानकारी प्रदान करना, ठीक है। ये क्या करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अकाउंट्स जो है उन अकाउंट्स को एनालाइज कर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट जो है आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से कारण और प्रभाव का विश्लेषण है, ठीक है। कारण और प्रभाव का विश्लेषण है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, उसे एनालाइज करता है। कारण भाई प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों कम हुआ, या लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ। आप जब तक स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज नहीं करेंगे आप ये कॉज और इफेक्ट्स को नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये कॉज और इफेक्ट्स को बताने के लिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, एनालाइज करना है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद ही जो है आप मैनेजमेंट को सही रूप से स्टफ प्रोवाइड करेंगे, जानकारी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो जानकारी का सही उपयोग कर सही डिसीजंस ले सकें। विशेष तकनीकों और अवधारणाओं का उपयोग होता है। अभी मैंने आपसे कहा अलग अलग इसकी तकनीकें हैं, ये जो तकनीकें हैं वो क्या है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस इसकी तकनीक है, बजटरी कंट्रोल, बजटरी एनालिसिस ये भी इसकी तकनीक है, रेशियो एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्निक, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ द टेक्निक्स। ये सब क्या है, तकनीकें हैं, जो ये तकनीकें हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम सही तरीके से व्यवसाय को चलाने के लिए डिसीजन ले सकें। महत्वपूर्ण निर्णय लेना, व्यवसाय में होने वाले जो निर्णय हैं वो निर्णय आप कैसे ले सकोगे, जब तक आपके पास कुछ जानकारी नहीं होगी। व्यवसाय में निर्णय लेने के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स और फिगर्स रिक्वायर्ड है। फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि फंड कहाँ से आ रहा है, फंड कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फंड अगर आपका कहीं पर कम है, ठीक है, तो क्यों कम हो रहा है, लॉस अगर फर्म को हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, ये लॉस का कारण आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं उसके लिए आपको जानकारी की ज़रूरत होती है, और ये जानकारी जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर एनालाइज कर कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है, जो फर्म के उद्देश्य है प्रॉफिट को इंक्रीज करने के, लॉस को मिनिमाइज करने के, उसी प्रकार से इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही सारे डिसीजन, सारे काम किए जाते हैं, ओके। बेसिकली जब हम बात करते हैं फर्म के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने की, लॉस को मिनिमाइज करने की, तो इससे क्या होता है, ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ योर सेल्स,
आपकी जो सेल्स है, अगर सेल्स बढ़ती हैं तो उससे आपके प्रॉफिट मार्जिन पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन सेल्स कैसे बढ़ेंगी? ठीक है, अगर आपकी सेल्स कम हो रही है तो सेल्स के कम होने के कारण क्या है? ठीक है, उसी प्रकार से जब आप बात करते हैं कि भाई आपका स्टॉक्स जो है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, ओके, उसका टर्नओवर रेशो क्या है, उसकी बेस पे तो आप बहुत सारे डिसीजंस ले सकेंगे। आप एसेट टेस्ट रेशो की बात करते हैं तो एसेट टेस्ट रेशो के बेस पर भी बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए आपको जानकारी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। इन फैक्ट्स और फिगर्स के इंटरप्रिटेशन का काम ही कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जो है जानकारी की ज़रूरत होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की ज़रूरत होती है। और ये फैक्ट्स और फिगर्स इन तकनीकों के माध्यम से ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको देता है? मैनेजमेंट को देता है, प्रबंधन को देता है और भविष्यवाणी से संबंधित है। ठीक है, सो मैंने इससे पहले आपसे कहा कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पास्ट बेस पर होती है। ठीक है, पास्ट डेटा जो है, जो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं उसी को आप क्या कर रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पास्ट पर भी डिपेंड करती है, प्रेजेंट पर भी डिपेंड करती है और फ्यूचर पर भी। क्योंकि फ्यूचर को आपको जब एस्टिमेट करना है, फ्यूचर को जब आपको प्रिडिक्ट करना है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको जो है पास्ट डेटा भी चाहिए और प्रेजेंट डेटा भी चाहिए। ठीक है, तो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों कालों से संबंधित है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फ्यूचर के लिए ही डिसीजंस लिए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसमें हमने क्या बोला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इस एस्पेक्ट को देखा। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने इसकी कुछ प्रकृति को देखा और इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हम इसके बाद के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।